हेलो डियर, जितना जो है हम देख रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, और जो क्वेश्चन आएगा जवाब देते चलिएगा ताकि आपको भी लगे कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पुराना नाम क्या है? यूनिवर्सल ईपीआई। ईपीआई जो होता है आपका, यह यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का जो है पुराना नाम है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कोलोस्ट्रम स्रावित होता है। आप लोग को मैं कितना बार बता चुका हूँ कि कोलोस्ट्रम जो है ये जो है जन्म के बाद जो है, तुरंत जन्म के बाद जो है ये स्रावित होता है। समझ गए? ये जो है दूध से जो है यह जो है स्तन से निकलता है कोलोस्ट्रम। समझ गए? तो देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। क्या ऑप्शन है कि एक है शिशु जन्म के बाद 7 दिनों तक, शिशु जन्म के 15 दिनों तक, शिशु के जन्मों उपरांत पहले 3 दिन तक, जन्मों उपरांत प्रथम 30 दिन तक। तो देखिए कोलोस्ट्रम जो निकलता है इसमें जो होता है शिशु के जन्मों उपरांत पहले 3 दिन तक, मतलब जन्म के बाद पहले जो 3 दिन तक होता है उसमें कोलोस्ट्रम जो है होता है दूध में। समझ गए? स्तन से। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवजात शिशु का पहला मल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पीला मल कहलाता है, काला मल कहलाता है, यूकोनियम कहलाता है, या जो है आपका मिकोनियम कहलाता है? आपको जो है बताना है। ठीक है। चारों में से क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? मिकोनियम कहलाता है। नवजात शिशु का जो पहला मल आता है उसको मिकोनियम कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि नवजात शिशु के पहला मल को डैश डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? मिकोनियम कहते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिएगा कितना शानदार है। समान शिशु का अपगार योग होता है, मतलब एक नॉर्मल शिशु का अपगार चार्ट जो होता है उसमें के जो है वैल्यूज जो है उसको ऐड करने पर कितना योग होना चाहिए, कितना आना चाहिए? 4 से 6, 7 से 10, 0 से 3, 5 से 6। तो राइट आंसर क्या होगा? जो है आपका डी आंसर जो है राइट होगा। डी नहीं है राइट आंसर होगा आपका, जो है बी आंसर राइट होगा। एक नॉर्मल जो शिशु होता है उसका जो अपगार योग होता है वो 7 से 10 होता है। इतना आने पर जो शिशु है बिल्कुल स्वस्थ होता है। समझ गए? उसको कहीं भी किसी भी तरीका का दिक्कत नहीं होता है। समझ गए? चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका। प्रश्न नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कहता है वह रोग जिसमें कॉप्लिक स्पॉट पाए जाते हैं, मतलब कौन से रोग में कॉप्लिक स्पॉट दिखता है? हैजा में, क्लोरा में, खसरा में, कुकर खांसी में, या मियादी बुखार में। ठीक है। तो देखिए मियादी बुखार टाइफाइड होता है, कुकर खांसी वूपिंग कफ होता है, खसरा मिजल्स होता है, हैजा क्लोरा होता है। ठीक है। तो कॉप्लिक स्पॉट किस में देखने को मिलता है? बी में, मिजल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट में आप लोग जो है, चलिए नेक्स्ट में देखिएगा कितना शानदार है। ठीक है। HIV संक्रमण से पीड़ित बच्चों को दिया जाने वाला उपचार क्या कहलाता है? देखिए जो HIV से संक्रमित जो बच्चा होता है, अगर कोई बच्चा जन्म लिया और उसमें HIV पाया जाता है तो वैसे बच्चा को कौन सा उपचार जो है दिया जाता है? FRT या ART या OPT या MDT। इस चारों में से जो है नवजात शिशु को जो बच्चा होता है उसको HIV में कौन सा उपचार दिया जाता है? FRT या ART या OPT या MDT? बताइए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? देखिए आंसर जो है ART। समझ गए? ART ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि जो HIV से संक्रमित पीड़ित बच्चा जन्म लेता है उसको ART जो है उपचार दिया जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूध के दांतों की संख्या होती है, मतलब मिल्क टीथ जो होता है कितना होता है? 12, 16, 20 और 24। ठीक है। 12, 16, 20, 24 कितना होता है दूध के दांत? और दूध के दांत को ही जो है अस्थाई या टेम्पोररी टीथ कहते हैं। समझ गए? तो ये जो है होता है कितना? 20 होता है जो कि अस्थाई या दूध के दांत होता है, और अस्थाई दांत कितना होता है? 32 होता है। समझ गए? चलिए यहाँ पे देख लिए। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के निर्माण को प्रेरित करने वाला विटामिन कौन सा है? ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त के थक्का बनने वाला जो फैक्टर है, इसके निर्माण को प्रेरित कौन सा विटामिन करता है? किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है? विटामिन C, D, E और K। किसके कारण? तो विटामिन K के कारण जो है आपका ब्लड क्लॉटिंग होता है। समझ गए? चलिए
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे, आप लोग को जो है बताना है क्या है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चे के अधिकारों को शोषण किस वर्ष में स्वीकार की गई। मतलब संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चे के अधिकारों की घोषणा किस वर्ष में स्वीकार की गई। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो बच्चा का अधिकार है वह इस अधिकार को जो है किस वर्ष घोषणा किया गया, 1956 में, 59 में, 74 में, 86 में, किस वर्ष घोषणा किया गया बच्चे के अधिकार को। तो ये जो है आपका 1959 में जो है आपका ये घोषणा किया गया बच्चे के अधिकार को। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कितना शानदार है कि गर्भधारण की उम्र 37 सप्ताह हफ्ते पूर्ण होने से पहले जन्म शिशु को क्या कहते हैं। तो जो लोग कल का वीडियो देखे होंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग वाला, ये आप लोग कुछ दिन पहले ही चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का वीडियो कराया जहाँ पे हमने बता रखा है कि 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो उसे क्या कहते हैं, प्री टर्म यानी प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। समझ गए। तो इसका राइट आंसर बी होगा, अपरिपक्व प्री टर्म यानी प्री मैच्योर बेबी। समझ गए। देखिए यही आंसर होगा बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि 11 बच्चे की वृद्धि माप सकते हैं। ठीक है। बच्चे का जो वृद्धि है किस में माप सकते हैं, किलोग्राम में, ठीक है, सेंटीमीटर में, पाउंड्स में, लीटर में, किस में नाप सकते हैं वृद्धि को। तो इन सेंटीमीटर में जो है वृद्धि को हम लोग नाप सकते हैं। बच्चे के वृद्धि माप है सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि एंटेरियर फ्रंटले का दूसरा नाम क्या है। जो एंटेरियर फ्रंटले होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, सुचर होता है, अल्फा होता है, ब्रेगमा होता है, लंबॉयड होता है। समझ गए। क्या होता है इसको जो है बताना है। तो ब्रेगमा इज द राइट आंसर। एंटेरियर फ्रंटले का दूसरा नाम क्या है, ये ब्रेगमा होता है दूसरा नाम एंटेरियर फ्रंटले का। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे, बहुत शानदार है। बीसीजी बचाव के लिए दिया जाता है पोलियो, मिजल्स, डिप्थीरिया, क्षय रोग। बीसीजी किसके बचाव के लिए जाता है, तो क्षय रोग, टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है। ठीक है। स्तन दूध में इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है। स्तन जो दूध होता है ब्रेस्ट मिल्क, उसमें जो है इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है। कौन सा, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीआई, कौन सा पाया जाता है, तो आईजीए पाया जाता है। यह इम्यूनिटी का यह जो है प्रकार होता है। समझ गए। इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है। समझ लीजिए स्तन दूध में। समझ गए। चलिए नेक्स्ट कहता है अपगार स्कोर की कुल संख्या कितना होता है, 10, 15, 25, 12। तो आप लोग पढ़े होंगे अपगार स्कोर, मैं पढ़ा रखा है। तो इसका राइट आंसर 10 होगा अपगार स्कोर का। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है, विश्व स्तनपान सप्ताह किस मतलब मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है जुलाई के प्रथम, अगस्त के द्वितीय सप्ताह, अगस्त के प्रथम सप्ताह, जुलाई का द्वितीय सप्ताह। तो देखिए अगस्त के जो प्रथम सप्ताह होता है विश्व स्तनपान सप्ताह जो है मनाया जाता है अगस्त के प्रथम सप्ताह को। समझ गए। जैसे 15 अगस्त होता है ना, तो उसी अगस्त के पहले सप्ताह में जो है विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है। याद रखिएगा। देखिए ये तो हो चुका है। कॉप्लिक स्पॉट का निदानिक चिन्ह मिजल्स में होता है। ठीक है। बीसीजी दिया जाता है किसके माध्यम से, आईवी मार्ग, आईएम मार्ग, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। ठीक है। तो जो है बीसीजी का जो टीका है। नेक्स्ट आपका जन्म के समय नवजात शिशु का वजन आराम होने पर क्या कहते हैं, लो बर्थ बेबी, LBW कहते हैं, लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। समझ गए। नेक्स्ट है नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन की समान मात्रा होती है कितना, 12 GM प्रतिशत, 10 GM प्रतिशत, 18 GM प्रतिशत, 20 GM प्रतिशत ग्राम प्रतिशत। मतलब नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन HB का मात्रा जो है कितना होता है, तो HB का मात्रा जो है 18 ग्राम प्रतिशत होता है नवजात शिशु में। समझ गए ना, नियोनेंटल वाला जो नवजात शिशु होता है। समझ गए। चलिए बीसीजी टीके का मात्रा है कितना, बच्चे के लिए 0.1 ml। समझ गए। 0.1 ml का जो है टीका दिया जाता है बीसीजी का। समझ गए। तो राइट आंसर है। समझ गए। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 22 नंबर है, फूले जठरनी संकीर्णता पाइलोरिक्स स्टेनोसिस का मुख्य नैदानिक लक्षण क्या है, वमन है, दस्त है खाने के बाद, ठीक है, दूर गिरने वाली वमन है, उदर में दर्द है, ठीक है, वोमिटिंग आफ्टर फीडिंग, प्रोजेक्टाइल मतलब बहिर्क्षेपण, मतलब खाने के बाद जो है बाहर की तरफ ये भोजन निकलता है। तो ये जो होता है, समझ गए, यही राइट आंसर होगा। ठीक है। ये आप प्रोजेक्टाइल पाइलोरिक स्टेनोसिस हम पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है।
नेक्स्ट आपका देखिएगा कि फिमोसिस का सर्जरी प्रबंध क्या है। जो फिमोसिस होता है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, ओर्चिकटोमी और ये ओर्कियोपेक्सी, नेफ्रेक्टोमी, सरकमसीजन समझ गए। तो जो फिमोसिस होता है, फिमोसिस जो है सरकमसीजन इज द राइट आंसर सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। फिमोसिस सरकमसीजन। भोजन के अलावा अन्य वस्तुओं को खाने की इच्छा को पीका कहते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग पीका। अब प्राकृतिक चीज़ों को खाना ही जो है पीका कहलाता है, समझ गए। नेक्स्ट है वो कौन सी दवा टीबी नाशक नहीं है, ठीक है। INH, रिफाम्सिन, इथाम्बुटोल, रेनेटाइडिन। तो रेनेटाइडिन जो है सेकेंड ईयर वाले के लिए हम बताए थे कि रेनेटाइडिन क्या चीज़ का बीमारी है, तो यह जो है अल्सर का बीमारी है, समझ गए ना। यह स्टोमिक अल्सर के लिए रेनेटाइडिन दिया जाता है। बाकी इथाम्बुटोल, रिफाम्सिन, INH ये सब जो है आपका टीबी के लिए दवाइयाँ हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि चिकन पॉक्स का लक्षण क्या है। चिकन पॉक्स में क्या होता है, वारिसेला जोस्टर विषाणु जा कारण पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे कारण पूछ रहा है कि चिकन पॉक्स का जो है कारण क्या होता है, ठीक है। तो वारिसेला जोस्टर विषाणु, रूबेला वायरस, बोरिट टेला समझ गए, और कैरिबिने कोरिन बैक्टीरियम, ठीक है। तो ये जो है वारिसेला जोस्टर विषाणु के कारण जो है क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है। याद रखिएगा वारिसेला जोस्टर विषाणु कारण होता है चिकन पॉक्स का, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे में जन्म के समय के वजन 2 गुना वजन हो जाता है, मतलब कितने महीने कितने दिन के बाद जो है जन्म के समय के वजन के 2 गुना हो जाता है। मानिए अगर 3 kg होगा जन्म के समय, तो जब बच्चा मान गए कितने महीने में होगा कि वह 6 kg का हो जाएगा, 2 गुना का हो जाएगा। तो 5वें महीने पर जो है क्या होता है, 2 गुने हो जाता है जन्म के समय के वजन के, ठीक है, 5वें महीने में। याद रखिएगा 2 फ्रंटल हड्डियों के बीच में उपस्थित सूचर, मतलब 2 जो फ्रंटल हड्डी होता है इसके बीच में जो उपस्थित सूचर होता है कौन होता है, कोरोनल, सजिटल, लंबोइडल, फ्रंटल। क्या होता है, तो 2 फ्रंटल हड्डी के बीच में जो उपस्थित होने वाले सूचर होते हैं उसे कोरोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोनल कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, भूर मत पढ़ाइएगा कि 2 फ्रंटल हड्डियों के बीच में सूचर जो होता है उसे कोरोनल कहते हैं, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट है, जन्म के समय बच्चे की औसत लंबाई होती है। जन्म के समय जो बच्चा होता है उसका औसत लंबाई कितना होता है, तो 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो औसत लंबाई जन्म के समय बच्चे में 50 सेंटीमीटर का होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि चीज़ के समान पदार्थ जो नवजात शिशु की त्वचा पर पाया जाता है, समझ गए। कौन सा, वर्निक्स कैसोआ, लैंगुगो, क्लस्ट्रम, मेकेनियम और वर्निक्स कैसियोसा, समझ गए। भ्रूण स्नेह, भ्रूण स्नेह एक ऐसा जो है पदार्थ होता है जो कि शिशु के त्वचा पर जो है चीज़ के समान होता है, मतलब मक्खन के समान होता है। यह भ्रूण स्नेह होता है, वर्निक्स कैसियोसा, समझ गए, कैसियोसा। याद रखिएगा भ्रूण स्नेह जो कि जन्म के समय जो पदार्थ जो शिशु के त्वचा पर होता है वो होता है, समझ गए, चीज के समान, भ्रूण स्नेह। नेक्स्ट है, वृषणों का वृषण कोष में न पाया जाना, अंडर सेकेंडेड टेस्टिस, समझ गए। वृषणों को वृषण कोष में न पाया जाना क्या कहलाता है, एपिस्डोसिस, अधोमूत्रमार्गता, क्रिप्टोर्किडिस्मम और फाइमोसिस। क्या कहलाता है, जो वृषण होता है, 2 वृषण जो होता है, तो यह वृषण कोष में अगर नहीं होता है तो यह क्या कहलाता है, यह जो है कहलाता है क्रिप्टोर्किडिसम, क्रिप्टोक्रिडिसम, समझ गए, क्रिप्टोक्रिडिसम। याद रखिएगा कि वृषण को वृषण कोष में न होना क्रिप्टोक्रिडिसम कहलाता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कितना शानदार है। नाक से रक्त आने को क्या कहते हैं, पहले बता चुके हैं, एपिस्टैक्सिस होता है, बहुत बार बता चुके हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी, स्कर्वी, बेरी रिकेट्स, समझ गए। रिकेट्स डी से होता है, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, ए से नाइट ब्लाइंडनेस, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि नवजात बीमारी का एक उदाहरण है पीलिया, डेंगू ज्वर, मलेरिया, स्पाइना बाइफिरा। तो आप लोग पढ़े हैं कि कॉन्जेंटल डिजीज कौन सा होता है, जन्मजात बीमारी, स्पाइना बाइफिरा, ये हम पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है, यह जन्मजात बीमारी होता है, ठीक है। एड्स का कीटाणु होता है, पढ़ चुके हैं, HIV, ट्रिपोनोमा, वैसियोला, वेब्रियो किसका है, कोलोरा हैजरा का, ठीक है। तो ये जो है आपका होता है HIV, जो कि HIV एड्स का होता है, समझ गए। बच्चे को एकमात्र
स्तनपान कब तक देना चाहिए? बच्चे को एकमात्र स्तनपान कब तक देना चाहिए? कब तक? 6 सप्ताह, 6 महीने, 8 महीने, 1 वर्ष। तो जो है 6 महीने तक जो है स्तनपान बच्चे को कराना चाहिए, 5 से 6 महीने तक, ठीक है। इसके बाद बीनिंग शुरू हो जाता है, स्तनपान छोड़ाने को ही बीनिंग कहते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है 100 मिली माँ के दूध से कितनी कैलोरी मिलती है? देखिए अगर 100 ml अगर माँ को दूध से कितनी कैलोरी मिलेगा? 66, 36 कैलोरी, 100 कैलोरी, 5 कैलोरी। तो जो है 66 कैलोरी, देख सकते हैं मात्र 100 ml से जो है 66 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, कैलोरी मिल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा जो है माँ के दूध में प्रोटीन और कैलोरी पाया जाता है, समझ गए, समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 38 नंबर प्रश्न है कि फुफ्फुस गुहा में पीप पस इन द प्लूरल कैविटी होने को क्या कहते हैं? तो आप पहले ही बता चुके हैं कि प्लूरल कैविटी में जो पस भरता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? एटलेक्टासिस, एम्फाइमा, एम्पाइमा, निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? फेफड़ा में संक्रमण, ठीक है। प्लूरल कैविटी में पस भरना क्या कहलाता है? एम्पाइमा। एम्पाइमा फुफ्फुस गुहा, मतलब जहाँ जिस कैविटी में आपका फेफड़ा है उस कैविटी में पस भरता है, पीप भरता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पाइमा बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एम्फाइस्मा नहीं होगा, एम्फाइस्मा नहीं होगा, एम्पाइमा होगा, समझ गए। प्लूरल कैविटी में भरना एम्पाइमा, नोट एम्फाइस्मा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि नियोनेंटल हाइपोग्लाइसेमिया के इलाज में प्रयोग होता है। देखिए हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा को कम जाना, समझ गए, ग्लूकोज की मात्रा को कम जाना हाइपोग्लाइसेमिया। नवजात हाइपोग्लाइसेमिया के इलाज में किसका प्रयोग करते हैं? नॉर्मल सलाइन का, 10% डेक्सट्रोज का, इंसुलिन का और सलाइन स्टेराइल वाटर का। तो जो हाइपोग्लाइसेमिया अगर किसी बच्चा को रहता है तो उसको 10% डेक्सट्रोज का उपयोग करते हैं, समझ गए, डेक्सट्रोज 10%, और इससे जो है ग्लूकोज की मात्रा जो कम रहता है उसको दूर किया जाता है, ठीक है। 250 मिली एसोल्ट पी 5 घंटे के अंदर देने के लिए डॉक्टर के आदेश दिया गया है। डॉक्टर ने आदेश दिया है 1 मिली में 60 ड्रॉप्स है, तो इसको फ्लो रेट कितना होना चाहिए? देखिए 250 मिली एसोल्ट पी 5 घंटे के अंदर देने के लिए डॉक्टर ने आदेश किया है। मतलब समझिए कोई 250 ml का कोई चीज़ है, इसको डॉक्टर कहा है कि भाई इसको 5 घंटे में दे देना है, ठीक है। 1 मिली में 60 ड्रॉप है, मतलब 1 मिली में कितना है? 60 ड्रॉप है, ठीक है। तो इसको फ्लो रेट कितना होना चाहिए? मतलब इससे जो है फ्लो रेट कितना होना चाहिए कि जो है ये 5 घंटे में 250 मिली दे दे, और ये 250 मिली मतलब 1 मिली में 60 ड्रॉप्स है, तो कितना फ्लो रेट करेंगे? तो कितना फ्लो रेट करेंगे? 50 ड्रॉप्स प्रति मिनट, 50 ड्रॉप्स प्रति 15 ड्रॉप्स, 25 ड्रॉप्स प्रति मिनट, 30 ड्रॉप्स प्रति मिनट और 50 ड्रॉप्स प्रति मिनट। तो 50 ड्रॉप्स अगर प्रति मिनट करेंगे तो जो है ये क्या करेगा? 5 घंटे में 250 ml कर दिया जाएगा, ठीक है। गुना भाग करके आप लोग प्राप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एस्केरियासिस जो होता है, एस्केरियासिस जो होता है रिंग वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म। तो ये जो है एस्केरियासिस जो होता है कौन सा वर्म होता है? तो राउंड वर्म, जिसको रिंग वर्म बोलते हैं, समझ गए। याद रखिएगा एस्केरियासिस जो होता है रिंग वर्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमी जिससे हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया ए किसके कारण से होता है? तो हीमोफीलिया हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर, समझ गए, हम बता चुके हैं। तो फैक्टर 8 के कारण जो है हीमोफीलिया ए होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेरुदंड के पीछे की ओर वाली वक्रता को कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरुदंड के पीछे की ओर वाली वक्रता को क्या कहते हैं? स्क्लेरोसिस कहते हैं, काइफोसिस कहते हैं, लॉर्डोसिस कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। अले ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि हड्डियों में पीप भरना, पस भरना ऑस्टियोमलेशिया होता है। लॉर्डोसिस होता है जो कि मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड के पीछे की ओर वक्रता को लॉर्डोसिस कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन से पूछता है कि मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड के पीछे की ओर की वक्रता को क्या कहते हैं? तो लॉर्डोसिस कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है कि विल्सन ट्यूमर संबंधित होता है। जो विल्सन ट्यूमर होता है किससे संबंधित है? हृदय से, यकृत से, मस्तिष्क से, गुर्दा से। तो जो विल्सन ट्यूमर होता है किडनी से संबंधित होता है। विल्सन ट्यूमर किडनी में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखिएगा, मोरो रिफ्लेक्स प्राप्त होता है। तो मोरो रिफ्लेक्स जो होता है 1 वर्ष, 8 से 9 महीने, 5 से 6 महीने, 3 से 4 महीने, कितने समय तक जो है मोरो रिफ्लेक्स समाप्त होता है? तो 3 से 4 महीने में मोरो रिफ्लेक्स समाप्त होता है। मोरो रिफ्लेक्स आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ कि कस के आवाज़ देना, कस के बोलना, या जो है तेज़ी से अचानक से कोई चीज़ें आवाज़ करता है तो बच्चा जो है उस साइड कस के जो है मुड़ता है और अपना हाथ पैर का अंगूठा हाथ बंद करके तेज़ी से वो रोने लगता है। यही जो है मोरो रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। 46 देखिएगा, पोस्टेरियर फ्रंटले का आकार होता है। देखिए 2 प्रकार के होता है, इंटीरियर और पोस्टेरियर। तो पोस्टेरियर जो फ्रंटले होता है इसका आकार कैसा होता है? डायमंड, त्रिकोण, विकर्ण, अंडाकार। तो जो आपका पोस्टेरियर फ्रंटले होता है इसका ट्रायंगल जो है आपका होता है आकार। साइज इसका क्या होता है? ट्रायंगुलर होता है। फ्रंटल पोस्टेरियर फ्रंटले का ट्रायंगल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे ओरल थरस का कारण क्या होता है? जीवाणु, फफूंद, वायरस, रिकेस्टिया। तो जो आपका फंगस होता है, फंगस के कारण जो है आपका क्या होता है? ओरल थरस होता है। किसके कारण? फंगस के कारण, फफूंद के कारण, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए 48 नंबर देखिएगा, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है मलेरिया, रतौंधी, स्कर्वी, क्वास्कियोर। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वास्कियोर होता है। और प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से क्या होता है? मरासमस होता है, ठीक है, समझ लिए। चलिए याद रखिएगा कि प्रोटीन की कमी से क्वास्कियोर और प्रोटीन ऊर्जा की कमी से मरासमस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मस्तिष्क के प्रदाह को क्या कहते हैं? तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि नेफ्राइटिस होता है, नेफ्रॉन में प्रदाह, मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजिस। जो मस्तिष्क के जो मेनिंजिस होता है, झिल्ली जो होता है जो सुरक्षा प्रदान करता है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का असमानता होगा तो मेनिंजाइटिस होगा। एन्सेफेलाइटिस होता है जो कि मस्तिष्क में प्रदाह। सिस्टाइसिस होता है कि जो आपका ब्लेडर होता है मूत्राशय में किसी भी प्रकार के इन्फ्लामेशन, तो ये होता है, समझ गए। तो इंसेफ्लाइटिस राइट आंसर होगा मस्तिष्क में प्रदाह के, ठीक है। अगर मस्तिष्क के झिल्ली कहता है तो मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मेरुदंड की मध्य रेखा से बगल की ओर की वक्रता को क्या कहते हैं? समझ गए। देखिए मेरुदंड की मध्य रेखा से बगल की ओर वक्रता को क्या कहते हैं? सीधा अगर आपसे पूछेगा कि मेरुदंड के वक्रता की पीछे की ओर वक्रता को क्या कहते हैं, तो लॉर्डोसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे कह दिया है कि मेरुदंड के मध्य रेखा, पीछे नहीं कहा है, मध्य का मतलब बीच रेखा से बगल की ओर की वक्रता को क्या कहते हैं? तो स्कोलियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कोलियोसिस कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, मध्य रेखा है। नेक्स्ट है, यह कुनिर्माण होता है जिसमें मूत्र मार्ग की नलिका शीशन की निचली सतह पर खुलती है, ठीक है। जो मूत्र मार्ग, देखिए यह एक एबनॉर्मलिटी होता है। देखिए एक कंडीशन होता है, जो 51 नंबर प्रश्न है इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे बनता है। कहता है कि जैसे मानिए यहाँ पे देखिए 2 टेस्टिस है, 2 ब्रीसन है, ठीक है। इसके जो है समझिए ए शीशन है, समझ गए। ए क्या है आपका? शीशन है, समझ गए, ए शीशन है। अब ये जो शीशन है इसको जो है आप समझिए कि ये जो शीशन है, ये जो है मूत्र यहाँ से पास होगा, तो ये मूत्र अपने नॉर्मल जगह से पास नहीं होता है, ये जगह ही यहाँ पे नहीं होता पास होने का। ये छिद्र यहाँ ना होकर ये शीशन के निचले भाग यहाँ होता है, इस जगह पे होता है, ठीक है ना, नीचे होता है। और यही जो है क्या कहलाता है आपका? हाइपोएस्पेडियसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोएस्पेडियसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोएस्पेडियस कहलाता है। याद रखिएगा कि जो मूत्र मार्ग है, वो मूत्र मार्ग जो नलिका है वह एक नॉर्मल जगह पर नहीं होकर जो आगे से खुलना चाहिए वो आगे से नहीं खुलकर शीशन कहा जाए तो पेनिस के नीचे खुलता है, मतलब जड़ में रहता है, पेनिस के जड़ में रहता है छिद्र, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोएस्पेडियस कहते हैं। और एक कुनिर्माण होता है, मतलब यह जो है बच्चे में जन्मजात हो जाता है, जन्मजात रोग होता है ये हाइपोएस्पेडियासिस, समझ गए। चलिए
52 नंबर याद रखिए यहाँ पे। 52 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि माँ के स्तन से दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन सहायता करता है। माँ के स्तन में दूध बनने के लिए जो हार्मोन सहायता करता है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है दूध माँ के स्तन में बनने के लिए सहायता होता है, ये हार्मोन, ठीक है। और स्रावित करने के लिए, निकालने के लिए कौन सा होता है? तो ऑक्सीटोसिन। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 37 नंबर, 37 सप्ताह पूरा होने से पूर्व होने वाले शिशु को प्री टर्म बेबी कहते हैं, पता ही है आप लोग को, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे कितना शानदार है कि पैर का वह विकार जिसमें चलते समय पंजा 4 फुट धरातल से ऊपर और एड़ी धरातल पर होती है, क्या कहलाता है? टेलिपस वायरस, टेलिपस कैल्केनियस, टेलिपस यूकिनस और टेलिपस वेल्गस। तो देखिए पैर का वह विकार जिसमें चलते समय पंजा 4 फुट मतलब आगे का धरातल से ऊपर होता है और एड़ी धरातल पर होता है। नहीं देखते हैं कि कोई बच्चा ऐसे होता है कि अपना एड़ी पर चलता है, आगे का पैर उठा हुआ होगा और एड़ी के सहारे वो चलता है। तो ये जो है ये कब होता है? ये टेलिपस कैल्केनस कहलाता है। क्या कहलाता है? टेलिपेस कैल्केनियस कहलाता है। याद रखिएगा यह विकार होता है, डिसऑर्डर होता है जो टेलिपस कैल्केनियस होता है, ठीक है, जिसमें बच्चा एड़ी पर चलता है धरती पर, ठीक है। डेप्सोन औषधि से किस रोग की चिकित्सा की जाती है? जो देखिए डेप्सोन होता है डायरिया के लिए, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, मिजल्स के लिए, लेप्रोसी के लिए। तो डेप्सोन जो है लेप्रोसी में भी काम आता है और एक होता है आपका जो डेप्सोन होता है वो लेप्रोसी में काम आता है। समझ गए? चलिए डेप्सोन जो होता है लेप्रोसी में भी, कुष्ठ रोग में भी ये काम आता है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे थ्रस रोग, थ्रस डिजीज की चिकित्सा में प्रयुक्त औषधि है। मतलब जो थ्रस होता है, मुख पान जिसको बोलते हैं, रिम्फाम्सिन टीबी के लिए, नाइस्टिन पैरासीटामोल बुखार दर्द के लिए, इमीप्राइमिन, ठीक है, इमीप्राइमिन होता है। तो ये जो है आपका नाइस्टेटिन जो होता है, नाइस्टेटिन, ये आपका थ्रस डिजीज के लिए होता है, नाइस्टेटिन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 57 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ष शिशु में नहीं पाया जाता है? मतलब कौन सा रिफ्लेक्स जो है बच्चे में नहीं पाया जाता है। जो लोग रिफ्लेक्स का वीडियो देखे होंगे मेरा उनको पता होगा, ठीक है। पैटरल रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, रूटिंग, सक्सिंग। तो देखिए ये सब पैटरल नहीं पाया जाता है, बाकी ये तीनों पाया जाता है, ठीक है। और ये मोरो, रूटिंग और सक्सिन, ये तीन जो है मेन आपका रिफ्लेक्स होता है बच्चा का, ठीक है, याद रखिएगा। 58 नंबर है अपगार स्कोर का बेस क्या है? आधार क्या है? श्वसन दर, मांसपेशी तंत्रता, त्वचा रंग, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो अपगार स्कोर का जो बेस है उपरोक्त सभी है। अपगार स्कोर में इसका भी अंक दिया जाता है, त्वचा का भी, मांसपेशी तन्यता का भी, उसके बाद श्वसन दर, तीनों का देखकर जो है इसका अंक दिया जाता है, ठीक है। तो तीनों हो जाएगा। न्यूनेंटल देखिए एक प्रश्न यहाँ पे देखिए, नियोनेंटल जॉन्डिस के उपचार हेतु किस रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है? लाल, नीला, बैंगनी, पीला। तो देखिए नीला रंग का प्रयोग किया जाता है, नीला रंग का प्रयोग, और इसमें थोड़ा जो है व्हाइट कलर भी मिलाया जाता है ताकि जो है बैलेंस हो सके। तो नीला कलर का जो है उपयोग किया जाता है नियोनेंटल जॉन्डिस में, फोटोथेरेपी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा हाइड्रोसिफलस में स्कल, हाइड्रोसिफलस में मतलब जो जल शीट्स होता है ना, जो मस्तिष्क में जो जल भर गया रहता है और सर जो है फूला हुआ रहता है, तो ये भी जन्मजात रोग होता है। तो हाइड्रोसेफलस में स्कल प्रिकशन करने पर आवाज़ सुनाई देती है, फूटे घरे जैसा, हंसने जैसा, कंपन जैसा, बुलबुले जैसा। फूटे घरे मतलब जो घड़ा फूटा हुआ होता है उसके समान आवाज़ आता है हाइड्रोसिफलस में जब स्कल प्रिकशन करते हैं। तो समझ गए, फूटे घरे जैसा, याद रखिएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है नवजात में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी में जो है बच्चे में कम होता है जीवन काल, ऐसे 120 दिन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे में जो है 60 से 80 दिन में ही ये चीज़ें हो जाता है, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग हेतु उपयुक्त समय है। बच्चे को टॉयलेट कराने के लिए जो ट्रेनिंग का उपयुक्त समय है वो 1 से 3 वर्ष का है, 1 से 3 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है 63 नंबर पीलिया, जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या है? हाइपर बिलिरुबिnemia होता है और एक्टेरस होता है। तो क्या राइट आंसर है? दोनों है, एक्टेरस, ठीक है, एक्टेरस और हाइपर बिलिरुबिnemia, समझ गए। बिलिरुबिन शरीर में बढ़ जाना और एक्टेरस जॉन्डिस का दूसरा नाम है, समझ गए। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे और आज का आखिरी प्रश्न है 64। विडाल परीक्षण कराना चाहिए कितने दिन के बाद? ज्वर आने के तुरंत बाद, ज्वर आने के 7 दिन बाद, ज्वर आने से पहले, ज्वर समाप्त होने पर। ठीक है, तो ज्वर आने के 7 दिन बाद अगर ज्वर फिर भी नहीं जा रहा है तो टाइफाइड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए 7 दिन के बाद। ठीक है, ज्वर मतलब बुखार। चीज़ें समझ गए? ये 64 प्रश्न आपका यहाँ पे हम लोग करे हैं, बहुत ही अच्छे से किए हैं। और इस 64 में उम्मीद करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कम से कम 5 नंबर आ जाए किसी न किसी तरीक़ा से। ठीक है, किसी न किसी रूप में। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को क्या कहना है जो हम लाते हैं क्वेश्चन वीडियो